हेलो टीचर्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवन। आई एम स्मिथ बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएमआरएस जनरल पेपर फर्स्ट, जो टीयर 1 आपका एग्जाम होने वाला है। और उसमें क्लास जो है हमारी आज सेकंड हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज प्लस थ्योरी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका कोई भी एग्जाम आप इसमें टारगेट कर रहे हो, वेदर इट इज टीचिंग और नॉन टीचिंग डजेंट मैटर। आपका जो पेपर 1 है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं इन पोस्ट्स की, तो यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल पेपर 1 आपका होने वाला है। कोई आपका लेवल में या कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, जो टॉपिक उसमें दे रखे हैं आप इजीली मैच कर सकते हो, वो सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास हमारी काफ़ी अच्छी रही थी। एक उसमें जो डिमांड मैंने देखी वो बाईलिंगुअल की डिमांड काफ़ी आ रही थी कि सर जो आप क्वेश्चंस लेके आ रहे हो उनको बाईलिंगुअल कर दीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी आज करने की कोशिश की है। देखो, एफर्ट बहुत लगते हैं, है ना। बहुत एफर्ट लगते हैं सब कुछ कंटेंट तैयार करने में, एक छोटा सा थंबनेल बनाने में भी अच्छा खासा टाइम जाता है। फिर आपके क्लासेस के लिए उसको बाइलिंगुअल करना, फिर सारे ऑप्शंस को बाइलिंगुअल करना, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट आपके लिए मैं ये करूँगा, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम इसको पेपर 1 जो है कंप्लीट आपको यहीं मैं यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो और थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने देखा लास्ट वीडियो को भी ठीक रिस्पॉन्स दिया, बट और मुझे आपसे उम्मीद है जो लोग उसे देख रहे हैं लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को। एनईपी 2020 हम डिस्कस कर रहे थे, क्लास सेकंड हम लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्या कहना चाह रहा है? विच ऑफ द लैंग्वेज इज ऑफर्ड इन एनईपी 2020 एज एन ऑप्शन। यानी कि एनईपी 2020 में किस भाषा को विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। तो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज को एनईपी 2022 में, सॉरी 2020 में आपका एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज इसमें ऐड किया गया है। क्या संस्कृत को, अरेबिक को, फ्रेंच को या उर्दू को? तो अगर आपने एनईपी का थोड़ा बहुत भी देखा है, आपको पता होगा कि संस्कृत लैंग्वेज जो है, कौन सी लैंग्वेज? आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज है, इस संस्कृत लैंग्वेज को ऑप्शनल लैंग्वेज की फॉर्म में ऐड किया गया है एनईपी 2020 में एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर लो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। 30 क्वेश्चंस मैंने आपको कल बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन अप्लाइज टू। यानी कि उच्च शिक्षा में क्रेडिट प्रणाली किन पर लागू होगी। अभी जो क्रेडिट सिस्टम है ये है क्या सर? पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि जो क्रेडिट सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं? क्रेडिट सिस्टम की। ये क्रेडिट सिस्टम क्या है? अगर आप थोड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स में देखते हो, आईआईटी एनआईटीज में अभी भी क्रेडिट सिस्टम होता है ना। बट यहाँ एनईपी में जो 2020 में क्रेडिट सिस्टम की बात की है, ये किस हायर एजुकेशन की बात की है और इसमें होगा क्या? थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि ऐसा होगा, जैसे मान लो आप किसी एक्स कॉलेज में स्टडी कर रहे हो। एक्स कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो और आपका कोर्स है सपोज बीएससी। आप बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स वहां स्टडी कर रहे हो एक्स कॉलेज में, और आपको जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया या फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में अप्लाई कर दिया गया ऑलमोस्ट हर जगह। एनईपी 2020 में भी इसकी बात की गई थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया, आपको कुछ क्रेडिट्स मिल गए। जैसे स्कोर होते हैं ना, मार्क्स होते हैं, सीजीपीए होता है, वैसे क्रेडिट सिस्टम होता है कि आपको मान लो 10 क्रेडिट चाहिए थे इसको पास करने के लिए। टोटल मैक्सिमम 10 क्रेडिट थे, 4 चाहिए थे मिनिमम पास करने के लिए, आपके पास 8 क्रेडिट्स मिल गए। आपको यहाँ पे 8 क्रेडिट्स मिल गए। अब आप यहाँ से स्विच करना चाहते हो किसी और सिटी के वाई कॉलेज में, तो आपकी जो एजुकेशन है वो इसी के आगे स्टार्ट हो जाएगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। यानी कि ये जो क्रेडिट है आपके यहाँ पे, ये जो मार्क्स आपको मिले हैं एक तरीके से, ये क्रेडिट आपके एक्सेप्टेबल होंगे बाय द वाई यूनिवर्सिटी या वाई कॉलेज। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप इजीली कॉलेजेस के बीच में स्विच कर सकते हो, आपके जो क्रेडिट्स हैं उनको शेयर किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बोला जाता है ए बी सी। क्या बोला जाता है? ए बी सी। ए बी सी जो है यहाँ पे, ये कोई अल्फाबेटिकली ए बी सी मैंने यहाँ नहीं लिखा है। इस ए बी सी का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। ए बी सी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स।
यानी कि एक बैंक बन गया है। बैंक इन द सेंस वैसे फिजिकल फॉर्म में बैंक नहीं, बैंक यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि आपके जो एकेडमिक क्रेडिट्स हैं, जो मार्क्स हैं, जो स्कोर्स हैं, वो आपके डिपॉजिट हो जाएंगे आपकी मार्कशीट में, आप ये कह लो एक तरीके से। तो आपके मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ क्रेडिट्स आपको मिल गए, सो दैट क्रेडिट्स विल बी ट्रांसफरेबल टू अनदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल में समझाया। तो इसको बोला जाता है ABC सिस्टम, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आपके जो क्रेडिट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। तो कहाँ शेयर किए जाएंगे? क्या ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है ओनली? क्या ये सभी यूजी पीजी कोर्सेज में होगा, यानी कि आपके बैचलर्स और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा? क्या ये सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है, या ये सिर्फ रिसर्च में है? तो जैसा कि मैंने पहले ही यहाँ बता दिया, एग्जाम्पल में मैंने BSc ले लिया, तो जरूरी नहीं है रिसर्च या इंजीनियरिंग के लिए हो। क्या सिर्फ प्राइवेट में है? जी नहीं, गवर्नमेंट में तो पहले अप्लाई होगा, प्राइवेट वाले तो फिर उसको मानना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है ये जो क्रेडिट सिस्टम है, इट इज ऑल ओवर एप्लीकेबल वेदर इट इज यूजी और पीजी, डजेंट मैटर। आपका चाहे यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, क्रेडिट सिस्टम वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आप एनईपी में तो ये बात कर दी है, अब कितना जल्दी इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए नॉलेज के लिए आप समझ लेना ABC क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। क्रेडिट सिस्टम आपको मैंने समझा दिया कैसे काम करता है और एप्लीकेबल कहाँ है, ऑल यूजी एंड पीजी कोर्सेज में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने यहाँ दोनों डाल दी है, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। आई थिंक यहाँ यूजी पीजी ही सब लोग प्रेफर करेंगे इसको बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्या कहना चाह रहा है, विच एंट्रेंस टेस्ट इज इंट्रोड्यूस इन द हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में कौन सी प्रवेश परीक्षा लागू की गई है? तो आपको पता होगा पहले क्या होता था, आफ्टर ट्वेल्थ, मान लो आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करनी है, या आपको DU से ग्रेजुएशन करनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या मान लो आपको HCU में जाना है, या मान लो आपकी कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है, तो सभी यूनिवर्सिटीज अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। उस सिचुएशन में स्टूडेंट बहुत डिलेमा में चला जाता था कि यार इस यूनिवर्सिटी का मैं एंट्रेंस दूं, उसका एंट्रेंस दूं। तो इसको ठीक करने के लिए, काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा दिया है, आप लोग ऑलरेडी इससे देख चुके होंगे, जिसका नाम है CUET। CUET बेसिकली क्या है, CUET आप सभी जानते हो, फुल फॉर्म इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। CUET है बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो CUET है, देखो SSC UPSC JEE ये सब तो है नहीं, आपको पता ही है, ये सब तो बॉडीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं। आपके JEE भी आप जानते हो, इंजीनियरिंग के लिए जो एग्जाम होता है IIT NITs में एंट्रेंस के लिए, है ना। तो ये तो पर्टिकुलर एग्जाम्स हो गए। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कॉमन एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो इन सभी का एक कॉमन एग्जाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है यहाँ पे, कॉमन एग्जाम, जिसका नाम है अच्छा सॉरी, सेंट्रल बोल दिया मैंने, कॉमन, सॉरी, फुल फॉर्म सेंट्रल नहीं, कॉमन, कॉमन यूनिवर्सिटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिसको नहीं पता वो नोट कर लेना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका नाम है शॉर्ट में CUET। ये अप्लाई कर दिया गया है कि ये एक कॉमन एग्जाम है, 100 मार्क्स का सपोज एग्जाम है, आपके 80 मार्क्स आ गए, किसी के 85 आ गए, किसी के 70 आ गए। तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने अप्लाई किया, तो ये कहेंगे भाई 75 से अबव वाले सारे हमारे पास आ जाओ। DU वाले कहेंगे जी हमारे पास 85 से अबव वाले आ जाओ। कोई अदर यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो बोल देगी कि भैया चलो ठीक है, हमारी इतनी रेपुटेशन नहीं है, हम 65 से ऊपर वालों को ले लेंगे क्योंकि सीट तो फिल करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम कर दिया गया है, कॉमन एग्जाम कर दिया गया है, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नोन एज CUET। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्या कहना चाह रहे हैं 34, NEP 2020 का लक्ष्य भारत को किस में बदलना है? व्हाट डज NEP 2020 एम टू मेक इंडिया? इंडिया को क्या बनाना है? NEP में किसकी बात की गई है? क्या इसको एक डिजिटल इकोनॉमी बनाना है? क्या इसको एजुकेशन और नॉलेज हब बनाना है, ज्ञान और शिक्षा का केंद्र? क्या इसे एग्रीकल्चर पावर, कृषि शक्ति बनाना है, या डिफेंस पावर बनाना है? तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, NEP में जो हमने बात की है ना, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। तो अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ आपने ऑब्वियसली एग्रीकल्चर और डिफेंस की बात तो नहीं की होगी, ये जो सेक्टर है वो तो अलग हो गए। इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो ये तो बात की बात है, पहले एजुकेशन ठीक करनी है। तो कहने का मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एजुकेशन एंड नॉलेज हब के रूप में इसको ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को। ये हमारा यहाँ पे एम है NEP 2020 में। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो कर पाओगे इजीली, ऐसी बात नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड द 21st सेंचुरी स्किल, यानी कि NEP 2020 में किस विषय को 21वीं सदी का कौशल कहा गया है? स्किल ऑफ द 21st सेंचुरी, स्किल
ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, कौन सी है ये? तो ऑब्वियस सी बात है, जमाना है एआई और कंप्यूटर का, तो कौन सी स्किल को 21st सेंचुरी की स्किल कहा जाएगा? कोडिंग को। कोडिंग की लैंग्वेजेस बहुत सारी होती है, आपको पता ही है। मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है या साइंस है? जी नहीं, ये लैंग्वेजेस तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। 21st सेंचुरी की जो स्किल सेट माना गया है वो किसको माना गया है? कोडिंग को माना गया है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर 31st का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 में क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम यूजी ड्यूरेशन इन हायर एजुकेशन, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन होती है उसके अंदर न्यूनतम अवधि क्या है? जैसे आपको पता था पहले तो क्या होता था, 3 साल का कोर्स होता था, 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी। पहले कितने साल की होती थी? 3 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होती थी ना। लेकिन अब क्या हो गया, 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने काफी सालों से। अब ये 4-5 साल हो गए हैं इंटीग्रेटेड चल रहा है। इंटीग्रेटेड के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आपकी ग्रेजुएशन है इंटीग्रेटेड, जिसमें रिसर्च ओरिएंटेड होता है, जिसके बाद जस्ट आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट क्लास में भी इसकी बात की थी। दूसरा इंटीग्रेटेड जो है आपका, जैसे सपोज बीए की बात करूं मैं, तो बीए प्लस बीएड ये भी 4 इयर्स का है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं 4 इयर्स के। तो 3 इयर्स के भी हैं, 4 इयर्स के भी हैं, अगर मैं बात करूं किसकी, इन प्रोग्राम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 3-4 ईयर या 5 ईयर, कितने साल का ये मिनिमम है? तो आपको पता है या तो 3 इयर्स या 4 इयर्स। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो एनईपी 2020 में थोड़ा सा इसको और इजी किया गया है, फ्लेक्सिबल किया गया है। ठीक है, और कैसे फ्लेक्सिबल किया गया है? जैसे पहले तो क्या होता था, अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है तभी आप ग्रेजुएट हो गए। मान लो किसी बच्चे ने 2 साल तक तो बढ़िया पढ़ाई की, बीएससी में एडमिशन ले रखा है या सपोज बीकॉम में ले रखा है, कोई कहेगा सर कॉमर्स का नाम नहीं लेते, बीकॉम का है सपोज या बीए है, चलो कुछ भी ले लो, उसने 2 साल का कोर्स किया, बीटेक भी ऐड कर देता हूँ, 2 साल का कोर्स किया है तो ये 3 साल का है ना। बीटेक आपकी 4 साल की होती है। 2 साल के बाद बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कुछ फैमिली इशू हो गया, उसने स्टडी छोड़ दी, फिर वो 1 साल बाद दोबारा स्टडी करने आया, तो क्या उसका 3rd ईयर स्टार्ट होगा? बताओ मुझे। जी नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता था पहले, उसको तो दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। तो कितनी गलत बात है देखो। लेकिन यहाँ एनईपी 2020 में इस इशू को एड्रेस किया गया। उन्होंने कहा कि यार ये सिस्टम तो ना सही नहीं है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अगर बच्चा बीच में स्टडी छोड़ रहा है, एग्जाम नहीं दे पाया, तो उसका वहीं से कंटिन्यू होना चाहिए ना, वो पहले के 2 साल उसका लॉस क्यों हो? सही बात है, फेयर इनफ। तो क्या किया गया? किया ये गया सर, सिस्टम बनाया गया कि आफ्टर 12th अगर कोई 1 ईयर का कोर्स करे या 2 ईयर का कोर्स करे या 3 इयर्स का कोर्स करे, तो इसमें कुछ कुछ उन्होंने अमेंडमेंट किए। क्या किए कि सर 1 साल अगर बच्चा कोई भी कोर्स पढ़ता है तो उसको आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे। अगर 1 साल बाद बच्चा किसी कोर्स को छोड़ देता है तो आप उसको 1 साल की एजुकेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे, जो कि उसका कहीं भी किसी और इंस्टीट्यूट में वो जाएगा तो उसको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, उनको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इस बच्चे की जो स्टडी है वो 1 साल तो इसने की है। अगर वो बच्चा 2 साल तक स्टडी करता है तो उसको क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो 3 साल कंप्लीट कर लेता है कोर्स, देन उसको क्या प्रोवाइड की जाएगी? डिग्री। अब ये डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ये सब आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री जो है कब मिलेगी? 3 इयर्स के बाद। तो 3 + 4 इयर्स भी कह सकते हो, ऑब्वियसली 4 साल पे तो मिल ही जाएगी अगर 3 पे मिल रही है तो। 2 साल पे डिप्लोमा, 1 साल पे सर्टिफिकेट। तो इस इशू को भी ठीक कर दिया गया। इसके साथ साथ इसमें एबीसी तो अप्लाई हो ही जाएगा, जिसको हमने बोला था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, क्रेडिट का ट्रांसफर तो ऑब्वियसली इसमें है। तो 3 से 4 साल की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है यूजी के लिए। मिनिमम की बात करूं मैं, अगर 2 साल पे तो डिप्लोमा मिलेगा, 1 साल पे सर्टिफिकेट। डिग्री जो मिलेगी आपको 3 से 4 साल में मिलेगी, डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट किया है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शंस के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम भी करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा इसमें कुछ अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें मुझे और चीजें ऐड करनी हो। कुछ आएगा तो श्योर मैं उसमें ऐड करूंगा, ऐसी बात नहीं है। 37 पे आते हैं। व्हाट डज द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मीन्स, यानी कि बहुविषयक शिक्षा जिसको कह रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिन में जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका मतलब क्या है? तो देखो, किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की हम बात करें तो हम कह देते हैं ना, जैसे कोई बंदा बीएससी कर रहा है तो हम कह देते हैं कि इसका किस डिसिप्लिन में स्टडी कर रहा है, साइंस में, कौन सी स्ट्रीम है, किस डिसिप्लिन में है ना। तो उसका मतलब यहाँ पे उसकी स्ट्रीम से है, बेसिकली स्ट्रीम उसकी क्या है ना। लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया मल्टी, मल्टी डिसिप्लिन। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या हो जाएगी? जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे। क्या इसका मतलब एक सब्जेक्ट है? क्या मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स है? ओनली साइंस है? ओनली आर्ट्स है? क्या है? जी नहीं,
NEP 2020 में NEP 2020 में ये जो स्ट्रीम को लेके बाउंड्रीज थी, ये जो स्ट्रीम को लेके बाउंड्रीज थी उसका एंड कर दिया गया है। कैसे? पहले क्या था, आफ्टर टेंथ, पहले क्या होता था, आफ्टर टेंथ आपको या तो साइंस चूज करनी है, या आपको ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स में जाना है, या फिर कोई स्टूडेंट कॉमर्स चूज करता था, होता था ना ऐसा। तो कॉमर्स वाला क्या पढ़ेगा, कॉमर्स वाला सर बिजनेस पढ़ रहा था, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, है ना, ऐसे सब्जेक्ट्स वो स्टडी कर रहा था, उसको अकाउंट्स पढ़ना था। साइंस में या तो वो नॉन मेडिकल लेगा तो मैथ्स पढ़ेगा, और मेडिकल लेगा तो वो बायो पढ़ेगा। सुपर साइंस होती थी जिसको दोनों पढ़ने हैं। फिर कंबाइंड सब्जेक्ट आ जाते थे आपके, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फिर यहाँ पे आपकी आ जाएगी पॉलिटी, जियो, हिस्ट्री। लेकिन अब जो एनईपी में नया सिस्टम किया है, वो सिस्टम ये कर दिया सर, आफ्टर टेंथ अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि यार मेरा मैथ्स में तो इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को ना यार ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, टेंथ में मेरी मैथ्स अच्छी थी, उसके साथ साथ ना मुझे पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, और क्या पढ़ना है, और यार मुझे इकोनॉमिक्स भी अच्छी लगती है, चलो भाई ठीक है, इकोनॉमिक्स भी अच्छी लगती है। तो अगर कोई बच्चा कहे मुझे ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। कोई कहे कि भाई साहब मैं तो केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ ले भाई, तेरे को भी कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब पहले ये जो बाउंड्रीज थी कि आप पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड थे, अब उस चीज को खत्म कर दिया गया है एनईपी 2020 में। ये चीजें अब हो सकती है, हालांकि स्कूल्स में अभी भी ये चीज अप्लाई नहीं हुई है। उसका रीजन एक ये भी है कि अगर आप देखो तो शेड्यूल कैसे सेट होगा, शेड्यूल कैसे बनेगा उसका, नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि अभी तो टीचर्स फिक्स हैं, क्लासेस का टाइम फिक्स है। तो देखा जाए तो इसको ग्राउंड रियलिटी देखे तो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, उस पर अभी भी काम चल ही रहा है। देखो कब तक ये चीजें हो पाती है। कॉलेजेस में तो फिर भी चलो ऐसा है कि सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक क्लासेस चलती रहती है, बीच में गैप मिलता रहता है क्लासेस के बीच में। बट स्कूल्स में ये चीज अभी फिजिबल नहीं है देखा जाए तो, है ना। बट कैसे होता है वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब है बच्चा जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है अपने कॉम्बिनेशन बना के। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की गई है, विभिन्न विषयों का मिश्रण जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये जो बाउंड्रीज थी ये यहाँ पे खत्म हो चुकी है। किसमें? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। एनईपी 2020 में ये बात की गई थी। आप सबने पढ़ा होगा जब कोरोना के टाइम पे ये एनईपी आई थी तो ये सारी चीजें चारों तरफ फैल रही थी। देखो अब कब तक कैसे क्या होता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन विल प्रमोट रिसर्च अंडर एनईपी 2020, यानी कि एनईपी 2020 में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान बनाया गया है? क्या एनटीए बनाया गया है, क्या एनआरएफ बनाया गया है, क्या एनसीएफ बनाया गया है, या एनआईओएस बनाया गया है? चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं इन सब की आपको फुल फॉर्म बताता हूं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस इंस्टीट्यूट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसकी? रिसर्च वाली, ठीक है। एक बार आप फुल फॉर्म समझ लोगे तो आपको अपने आप इसका जो ऑप्शन है वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। चारों ही ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन एनटीए, तो सबको पता है एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उस बॉडी का ये नाम है। फिर है एनआरएफ, एनआरएफ का मतलब है सर नेशनल, देखो ये जो फुल फॉर्म है ना ये मैं हिंदी में नहीं करवाऊंगा, हिंदी में याद रखना भी टफ रहता है और उसको आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे। यहाँ वर्ड टू वर्ड आप ब्रेक कर सकते हो। एन का मतलब नेशनल, आर का मतलब रिसर्च, एफ का मतलब फाउंडेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब ऑप्शंस में जैसे मान लो एनआरएफ की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली, ऑप्शंस कैसे देगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फंडामेंटल, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन बना देता है। तो वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट आपको याद रखना है, तब बात बनेगी। एनसीएफ का मतलब क्या है? एन का मतलब अगेन वही नेशनल, सी का मतलब करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी 23 में नया भी आ चुका है, फ्रेमवर्क लिखना था, बुक लिख रहा हूं मैं, नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अभी बताऊंगा कितने एनसीएफ अभी तक आ चुके हैं, ये भी आपको मैं बता दूंगा क्योंकि काम आ सकता है इसमें। एनआईओएस का मतलब क्या है? एनआईओएस है आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, एक मिनट। तो ये हमारा नेशनल, आई का मतलब हो जाएगा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट। ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ ओपन स्कूल्स, ओ का मतलब हो जाएगा ओपन स्कूल्स।
ओपन स्कूल सबको पता ही है, जो आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट रह जाता है जिसमें आपको एडिशनल, आप डिग्री लेते हो 10th की या 12th में, मार्कशीट में आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, तो एडिशनल सब्जेक्ट से करने के लिए सब करते ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सबको पता होगा। NIUS सबने सुना होगा क्या होता है, NCF भी सबने सुना होगा, NTA भी सुना होगा, NRF इसमें एक नया वर्ड है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने हमसे पूछा है कौन सा इंस्टीट्यूट प्रमोट करेगा रिसर्च, तो NRF के नाम से पता चल रहा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्योंकि अगर बाकी इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूं तो NTA तो क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है सर। एनटीए क्या काम करता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसमें कि किसका डिस्कशन करते हैं, जो आप स्कूल में कॉलेजेस में टीचिंग करोगे उसका करिकुलम क्या होगा वो डिसाइड करता है एनसीएफ। ये आपके ओपन स्कूल्स हैं, ओपन स्कूल्स का क्या काम है आप सब अच्छे से जानते हो। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एनसीएफ बताना चाह रहा था कि एनसीएफ जो है अब तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं और लेटेस्ट कौन सा एनसीएफ चल रहा है। तो एनसीएफ सबसे पहला हमें देखने को मिला था 1975 में, फिर इसके 13 इयर्स बाद यानी कि 1988 में हमें देखने को मिला था। उसके बाद आया था आपका एनसीएफ 2000 और अभी तक जो लास्ट तक एप्लीकेबल था वो था आपका 2005 और जो करंट में चल रहा है वो है 2023। लेटेस्ट जो है आपका वो कौन सा एनसीएफ है, 2023 है, ठीक है। उससे पहले 4 एनसीएफ आ चुके हैं, टोटल आपके 5 एनसीएफ यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एनसीएफ टॉपिक अलग से इसमें नहीं है, वरना एनसीएफ भी बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाता नो डाउट, बट एनईपी में थोड़ा सा इसको रिलेट करके पूछ सकता है क्योंकि करंट एनसीएफ जो है 2023 ये एनईपी 2020 के बाद आया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन था कौन सा इंस्टीट्यूशन प्रमोट करेगा रिसर्च को, तो नाम से पता चल रहा है रिसर्च को कौन प्रमोट करेगा, आपका एनआरएफ करेगा। तो एनआरएफ यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, चलिए एनआरएफ हो गया इसका, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है हमसे, एक मिनट, हाँ जी, व्हाट इज द, हाईलाइट कर देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ है। एक वर्ड यूज किया गया है एनईपी 2020 में, वर्ड है आपका स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब क्या है, इससे वो किसको रेफर करना चाहते हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, उसकी बात हमसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रुप ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल। क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल को कंबाइंड रूप से स्कूल कॉम्प्लेक्स बोला गया है, बताइए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा स्कूल, एक बड़े स्कूल को स्कूल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, एक प्राइमरी स्कूल को स्कूल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, या सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है 11th 12th का उसे बोला जाएगा, किसे बोला जाएगा। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे एरिया जो बैकवर्ड एरिया है जहां पर अभी एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी वहां पे कोशिश की जा रही है कि वहां पे इस्टेब्लिश किए जाएं अच्छे स्कूल्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत नीड महसूस हुई, गवर्नमेंट को अगर नीड महसूस हुई तो वो वहां के प्राइवेट स्कूल को एक्वायर कर सकती है, या गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल मिलकर काम कर सकते हैं वहां के एजुकेशन के लेवल को उठाने के लिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने उसमें रहे और प्राइवेट अपने उसमें रहे, कलेक्टिवली मिलके काम करना है इस चीज को ठीक करने के लिए, लिटरेसी को अच्छा करने के लिए। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो टर्म है उससे वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल जहां पर एजुकेशन को लेकर मिलके काम किया जाएगा, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, एनईपी में बात की है, कब तक इसको देखने को मिलेगा ये हम नहीं जानते। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, हमारे नंबर बन गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं। एनईपी 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज गिवन स्पेशल फोकस इन एनईपी 2020, ठीक है। क्या है, रूट लर्निंग यानी कि रटने को इस पे ध्यान दिया गया है, रटने वाली तो बिल्कुल ही बात सही नहीं हो सकती। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षण, जो कि हमारा टॉपिक भी है, डोमेन नॉलेज वाला जो आपका 5th पार्ट है उसमें 20 मार्क्स का ये टॉपिक दे रखा है और 10 मार्क्स की आपकी एनईपी है जो कि मैं यहाँ कवर करवा ही रहा हूँ आपकी। जैसी एनईपी की 3-4 क्लासेस जितनी भी मुझे नीड महसूस होगी, बाकी मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाल दूंगा, वहां से आप कर लेना, बाकी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आप हम उसको भी डिस्कस करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड भी डिस्कस करेंगे, सब कर लेंगे, डिपेंड करता है आप लोग रिस्पॉन्स कैसा करते हो, ठीक है। ओनली एग्जाम्स पे या ओनली बुक्स पे, सिर्फ एग्जाम्स के ऊपर फोकस नहीं करना, सिर्फ बुक्स पे फोकस नहीं करना, सिर्फ रटना नहीं है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है किसमें, एनईपी 2020 में। पेडागोजी में भी हमें ये पढ़ने को मिलता ही है, वैसे तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बेसिकली इसमें। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके अंदर, अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इस लर्निंग के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, इसमें सर प्रोजेक्ट्स आते हैं, इसमें
होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है सर्वांगीण विकास उसका देखने को मिलेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, या आपके प्रैक्टिकल्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई, ठीक है, इंटर्नशिप्स हो गई। मैंने कल ही बात की थी वोकेशनल एजुकेशन की, बात की थी ना मैंने वोकेशनल एजुकेशन की, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, और जो आपकी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आप क्लास 5th तक स्टडी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इंटर्नशिप हो गया या फील्ड विजिट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है इसके अंडर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 41। 41 में क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी, में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल एग्जिस्ट, यानी कि एनईपी 2020 में जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो कितने प्रकार के होंगे, इस पर डिस्कशन किया गया है। तो इस एनईपी 2020 में हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए कितनी कैटेगरी बनाई गई है? 2 टाइप्स की, 3 टाइप्स की, 4 टाइप्स की या 5 टाइप्स की? तो देखो एनईपी 2020 में जो डिस्कशन किया गया है हायर एजुकेशन को लेके, तो वहां पर ये क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास 3 टाइप्स के इंस्टीट्यूट होने चाहिए। कितने टाइप के सर? 3 टाइप्स के। तो सर 3 टाइप्स के तो ठीक है, लेकिन कौन कौन से ये 3 टाइप्स के इंस्टीट्यूट है वो भी बता दो तो मजा आ जाए। बिल्कुल बता देंगे। फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है? फर्स्ट इंस्टीट्यूट होंगे रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जहां पर रिसर्च को लेके अच्छा खासा स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटी मिलेगी, जो कॉलेजेस हैं उनको भी फैसिलिटी मिलेगी। यूनिवर्सिटीज मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेसिफिकली, रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ठीक है, क्योंकि हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस में तो आपके स्कूल्स भी आ जाते हैं, हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। तो रिसर्च यूनिवर्सिटीज हो जाएगी इसकी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड आपकी हो जाएगी जो हम सब लोगों के लिए जरूरी है, जो कि है टीचिंग यूनिवर्सिटीज। और थर्ड हमारे पास हो जाएंगे ऑटोनोमस कॉलेज। तो ऑटोनोमस का मतलब आप सभी जानते हो, है ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे ऑटोनोमस को, आप देख लेना। ऑटोनोमस कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं, जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो जयपुर में आपको कुछ कॉलेजेस ऐसे देखने को मिलेंगे जो पहले किसी अदर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, बट अब उनको ऑटोनोमस बना दिया गया है, यानी कि वो कॉलेजेस खुद ही अपने कॉलेज के लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, मार्कशीट जो है प्रिंट करेंगे, डिग्री जो है वो इशू कर सकते हैं। तो ये पावर जब दे दी जाती है कॉलेजेस को, तो वो ऑटोनोमस बॉडीज बन जाती हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 टाइप के इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन को लेकर। द फर्स्ट वन इज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकंड है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट, थर्ड है आपका ऑटोनोमस कॉलेजेस। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके अंदर मेरा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं मैं ग्रीन कलर से, टिक विक लगाना अगर रह जाए तो भी समझ जाना। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको अगर इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मेरे इस चैनल के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, और एक आपको लिंक देखने को मिलेगा। किस चीज का लिंक मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक मिलेगा सर, टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी क्लासेस कभी आगे पीछे होती है, कुछ भी होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे देता हूँ। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है? परख जो है इसका क्या काम है? व्हाट इज द रोल ऑफ परख? पहले तो इसको समझते हैं कि ये जो परख है ये क्या है। ये जो परख है सर ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ऐसे भी पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में कि परख में जो सेकंड ए है, 2 ए आ रहे हैं ना इसमें, देखो 2 ए आ रहे हैं इसमें, एक ये है एक ये है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सेकंड ए इन द टर्म परख? परख में जो दूसरी बार ए आया है उसका फुल फॉर्म क्या है, के का फुल फॉर्म क्या है, आर क्या है, एच क्या है? तो ये परख जो है ये है क्या? पहले तो इसकी फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले इसको नोट करना, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस में एमसीक्यूज भी हैं, थ्योरी भी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एमसीक्यू नहीं लगते हैं एग्जाम में, आपको भी ये चीज पता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट की साइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यानी पी 2020 की पढ़ते रहो, क्वेश्चन वहां लगेंगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहता, चीजें नहीं पता चलती। तो इतनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इनका थोड़ा सा आप क्या करें, इसकी रिस्पेक्ट करें और लाइक करें। वीडियो को 1 सेकंड लगती है लाइक करने में। फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पी का मतलब है परफॉर्मेंस। क्या मतलब है? परफॉर्मेंस। फिर आ जाता है हमारे पास ए, ए का मतलब है असेसमेंट।
क्या मतलब है? असेसमेंट, जिसका मतलब होता है आकलन करना, है ना। परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, और आकलन हो जाएगा आपका असेसमेंट। उसके बाद है आर, आर का मतलब होता है रिव्यू करना। क्या करना? रिव्यू करना। फिर आ जाता है ए, ए का मतलब हो जाएगा एनालिसिस करना। फिर आ जाता है आपका एच, सो परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस, एंड लगा लेना फोर। फोर व्हाट? फोर के एंड एच। फोर के का मतलब हो गया नॉलेज, फॉर नॉलेज, एंड एच का मतलब हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर नॉलेज एनालिसिस ऑफ। थोड़ा सा यहाँ पे टर्म लिखने में गलत हो गई, एक एक बता रहा हूँ इसलिए। तो इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ अब ठीक है, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है सर? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है परख की। किसकी? परख की। पी का मतलब परफॉर्मेंस, ए का मतलब असेसमेंट, आर का मतलब रिव्यू, फिर ए का मतलब एनालिसिस ऑफ किसका? नॉलेज। किसकी नॉलेज? फॉर व्हाट? फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये हो जाती है हमारी फुल फॉर्म। तो परख जो है इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, तो इसमें आई थिंक कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या पूछा था? हमसे सर इसने क्वेश्चन में पूछा है कि परख का रोल क्या है? क्या ये करिकुलम डिजाइन करता है? क्या ये असेसमेंट करता है लर्निंग आउटकम्स का? क्या ये टीचर की ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम है? क्या ये हायर एजुकेशन की फंडिंग है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मैंने आपको निष्ठा बताया था कल। निष्ठा बताया था, नहीं बताया था? कल की क्लास में भी फुल फॉर्म डिस्कस की थी। हायर एजुकेशन की फंडिंग हो गया, हायर एजुकेशन हो गई, उसके लिए हमने एनआरएफ पढ़ा है अभी इसी वीडियो में। करिकुलम डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एनसीएफ में आ जाता है, प्लस एनसीईआरटी का भी इसमें रोल रहेगा, है ना। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जैसे राजस्थान में आरएससीईआरटी है। ठीक है, अब हम हमारे पास बच क्या गया? असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। और यहाँ पे देखो तो इसमें परख में हम डिस्कस भी किसका कर रहे हैं? परफॉर्मेंस का, असेसमेंट का, रिव्यू एंड एनालिसिस किसका? नॉलेज का। फॉर व्हाट? फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यानी कि सीखने के परिणामों का मूल्यांकन जो हमें करना है। क्या करना है? मूल्यांकन जो हमें करना है वो किस में आ जाएगा? आपका ऑप्शन बी, परख में आ जाएगा। ये परख का कार्य है, इसका रोल है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर में। 43 में क्या कह रहे हैं? बैगलेस डे। बैगलेस डे क्या है? बिना बैग के जाना स्कूल, बिना बैग के स्कूल। राजस्थान में भी काफी अच्छे लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। सैटरडे फिक्स किया गया था इसके लिए, है ना। सैटरडे आप लोगों को ध्यान होगा, प्राइवेट स्कूल्स में भी इन्होंने कोशिश की थी कि एवरी सैटरडे बैगलेस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। बैगलेस डे का मतलब क्या है कि अच्छा बैग नहीं लेके आना तो करना क्या है? बैग नहीं लेके आना तो बच्चों को कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ काम करवाया जाएगा, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग की जाएगी। वोकेशनल का मतलब क्या हो गया? व्यावसायिक, है ना। व्यावसायिक जो शिक्षा है वो दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग की हमने यहाँ पे बात की थी। तो अगर बैग नहीं लेके आएंगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकल उनको कुछ सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग की जाएगी, गेम्स होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें स्कूल में करवाई जाएगी बिना बैग लिए उनको बुलाए। तो ये कब करवाया जाएगा? इसका मतलब क्या है बैगलेस डे का? क्या इस दिन बच्चों की छुट्टी कर देंगे? जी नहीं, हॉलीडे थोड़ी हो जाएगा। क्या प्रैक्टिकल लर्निंग होगी विदाउट बैग? बिल्कुल सही बात है, सही लग रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। ओनली स्पोर्ट्स डे होगा? जी नहीं, केवल स्पोर्ट्स नहीं होंगे, स्पोर्ट्स उसका एक पार्ट होगा, ओनली स्पोर्ट्स नहीं होगा। फिर कह रहा ओनली ऑनलाइन लर्निंग? जी नहीं, ऑनलाइन लर्निंग है तो फिर बच्चे को स्कूल ही क्यों बुलाएंगे? स्कूल तो बुलाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको क्राफ्टशिप सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, गेम्स होंगे, स्पोर्ट्स का कुछ उसको सिखाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी होगी, है ना। जरूरी नहीं है सैटरडे का, काफी दिन इसमें फिक्स कर सकते हो आप। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको राजस्थान में जो उन्होंने कोशिश की थी करने की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, प्रैक्टिकल लर्निंग डेज विदाउट बैग। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। समझते हैं क्या कह रहा है। व्हाट विल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन बी कॉल्ड, यानी कि शिक्षा के लिए डिजिटल अवसंरचना को क्या कहा जाएगा? अब समझते हैं। ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन के लिए, इसको हम क्या कहेंगे? दीक्षा कहेंगे, स्वयं कहेंगे, एनडीआर कहेंगे, या यूजीसी नेट कहेंगे? देखो यूजीसी नेट का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ही इजी सा ऑप्शन डाल दिया। यूजीसी नेट बेसिकली क्या है? यूजीसी का मतलब आप सबको पता है। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है यूजीसी? यूजीसी की फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट फिर भी बता देता हूं, आ गया है तो यूनिवर्सिटी
ग्रांट कमीशन, ठीक है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू करना, उनको अपना जो एग्जाम नेट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो कंडक्ट करवाना, तो ये यूजीसी नेट है, ठीक है। अब ये इसमें एनडीआर स्वयं दीक्षा, दीक्षा कौन है? ये दीक्षा देख के कुछ नहीं होना कि हाँ भी अपनी पड़ोसी दीक्षा याद आ रही है, ऐसा नहीं है। ये ऐप का नाम है, दीक्षा जो है एक ऐप का नाम है। तो पहले तो इन सब की फुल फॉर्म आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है दीक्षा, फिर हमारे पास है स्वयं, और फिर हमारे पास है ये एनडीआर, ठीक है। एनडीईआर, एनडीआर बोल देते हैं इसको कलेक्टिवली, है ना। चलिए अब हम इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, क्या क्या इसकी फुल फॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहले है हमारे पास डी, डी का मतलब है डिजिटल। क्या मतलब है डिजिटल? जो मैनेजमेंट जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वहां पे दीक्षा मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, दीक्षा, निष्ठा, राइज, ये सारी चीजें हमने वहां पे अच्छे से पढ़ी थी। सो डी का मतलब है डिजिटल। आई का मतलब है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब एग्जाम में वो दीक्षा की फुल फॉर्म पूछेगा तो वहां पे आई, बाकी सब कुछ सेम लिखेगा, आई की जगह कहीं पर इंस्टीट्यूट आ गया, कहीं इनिशिएटिव आ गया, कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, इस टाइप से कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले जो एक फुल फॉर्म बताई थी वहां इनिशिएटिव था हमारा, है ना। तो दीक्षा में आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, किसके लिए है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? फॉर के का मतलब है नॉलेज, फॉर नॉलेज, अरे गलत लिख दिया, दोबारा लिखते हैं, फॉर नॉलेज। और एस एच ए का एक साथ मतलब है SHARING, ऐसे लिख देता हूं, आपको ध्यान रह जाएगा, शेयरिंग। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। शेयरिंग में SHA कैपिटल इसीलिए लिखा है क्योंकि इस कंप्लीट SHA का मतलब है शेयरिंग। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपकी फुल फॉर्म है दीक्षा की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका स्वयं, कि स्वयं की क्या फुल फॉर्म है? स्वयं का मतलब है स्टडी वेब्स, एस का मतलब है स्टडी, डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा स्टडी वेब्स ऑफ, उसके बाद है ए का मतलब है एक्टिव, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग। फिर है वाई, वाई का मतलब है यंग, वाई का मतलब क्या है यहाँ पे? यंग। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड, यंग, ए एम का मतलब है एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। अगेन वही चीज, हिंदी में मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ओ सॉरी, माइंड्स, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि फुल फॉर्म जो है ऐसे ही याद करनी इजी रहती है ना, तो इसी तरीके से याद करने की सभी कोशिश करेंगे। तो स्वयं की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। एनडीआर, एनडीआर की फुल फॉर्म क्या है? एनडीआर का मतलब, एन का मतलब हो गया वही हमारा जो कि हर फॉर्म में लिखते हैं, एन का मतलब नेशनल, डी का मतलब क्या हो जाएगा सर? डिजिटल, डी का मतलब क्या हो जाएगा सर? डिजिटल, नेशनल डिजिटल, ई का मतलब हो जाएगा एजुकेशन, क्या हो जाएगा? एजुकेशन। सो नेशनल डिजिटल एजुकेशन फॉर ए आर, किसके लिए? ए आर, ए आर का मतलब हो जाएगा आर्किटेक्चर, क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चर। तो ये आपकी क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई सर सभी की। दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, ये है आपका दीक्षा, क्या लिखा है मैंने? दीक्षा। दीक्षा का मतलब हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, SHA की फुल फॉर्म शेयरिंग। एस का मतलब स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एनडीआर का क्या हो गया? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ए आर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर? आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है ना। एन का मतलब नेशनल, डी का मतलब डिजिटल, ई का मतलब एजुकेशन, और ए आर का मतलब आर्किटेक्चर। तो ये सारी आपको फुल फॉर्म जो है पता होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। अब हम आ जाते हैं सर हमारे क्वेश्चन पे, हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा था शिक्षा के लिए डिजिटल अवसंरचना यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन किस में बात की गई है? तो देखो आपके सामने ही ऑप्शन दे रखा है, किस में बात की है? डिजिटल एजुकेशन की, डिजिटल एजुकेशन की बात की है एनडीआर में। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर? ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आप किसी को लग रहा हो कि सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसमें भी आ रहा है तो ये क्यों नहीं हुआ? देखो दीक्षा जो है ना, दीक्षा वो एक ऐप है। दीक्षा क्या है? एक ऐप है, इसके बारे में डिटेल से मैं आगे भी आपको बता दूंगा।
क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, आगे शायद 50 के बाद आएगा, उसमें हम दीक्षा के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि दीक्षा क्या है, कैसे काम करता है, कब इसको स्टार्ट किया गया, कब इसको एनईपी 2020 में ऐड किया गया, कब इसमें निष्ठा जो प्रोग्राम है उसको ऐड किया गया, सारी चीज़ें वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली ये जो एनडीआर मैंने आपको बताया है, एनडीआर, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो एनडीआर बेसिकली क्या है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ये इसकी क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। काम क्या है इसका, ये एक डिजिटल इंटीग्रेशन का फ्रेमवर्क होगा। क्या है ये, एक डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटली इंटीग्रेट करना है तो उसका ये एक फ्रेमवर्क है, डिजिटल इंटीग्रेशन का फ्रेमवर्क है, आप ऐसा समझ सकते हो ये, ठीक है। तो किसका है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन, एनडीआर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधी वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, 30 क्वेश्चंस के सेट में लेके आता हूँ, तो 45 तक हम पहुंच चुके हैं, 31 से स्टार्ट किया था, तो 15th नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का। व्हाट इज द टारगेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025, 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य कितना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि ये व्यावसायिक शिक्षा है क्या, तो मैंने आपको लास्ट क्लास जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसमें भी समझाया था व्यावसायिक शिक्षा से क्या मतलब होता है। स्टार्ट कब से होता है, क्लास 6, क्लास 6 से आपकी वोकेशनल एजुकेशन आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें आपकी मदर लैंग्वेज या मदर टंग, मदर लैंग्वेज ये नहीं कि मम्मी किस भाषा में बात कर रही है, नहीं, मदर टंग का मतलब आप लोग जनरली किस लैंग्वेज का यूज करते हो अपने घर में, अपने नेबर्स के साथ, अपनी फैमिलीज फ्रेंड्स में, उस लैंग्वेज में अगर आपको एजुकेशन दी जाए तो बच्चा उसको जल्दी ग्रैब करता है। तो किस क्लास तक की बात की है, अप टू क्लास 5th, क्लास 5th तक, यहाँ लिख देता हूँ क्लास 5th तक, यहाँ लिख देता हूँ क्लास 6th से, क्लास 6th से स्टार्ट होगी वोकेशनल और क्लास 5th तक होगी आपके मदर टंग में एजुकेशन, ठीक है। ये दो चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी। अब यहाँ पे वो क्या पूछना चाह रहा है कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन है ये 2025 तक का टारगेट लिया था। अब सर आप कहोगे 2025 तो आ गया सर, तो एनईपी तो 2020 में आई थी ना, तो इन्होंने 5 सालों के लिए जो टारगेट लिया था वो कितने परसेंट का टारगेट लिया था। देखो टारगेट तो उन्होंने कितने का लिया था, टारगेट लिया था 50% का। कितने परसेंट का, 50% की 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन 2025 तक हम प्रोवाइड करेंगे, ये टारगेट रखा गया था एनईपी में। कितना अचीव हुआ है कितना नहीं, ये जब रिपोर्ट्स आएंगी तो हमें पता चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वोकेशनल एक्सपोजर जो देना है स्टूडेंट्स को 2025 तक, वो 50% इन्होंने टारगेट किया था। कितना हुआ है कितना नहीं वो हमें नहीं पता, देखेंगे अगर कोई रिपोर्ट्स आती है तो। जी हाँ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, 23 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट है। तो देखो अभी तो फॉर्म निकले हैं, फॉर्म निकलते ही जो कोर्स लॉन्च हो गए हैं धड़ेले से, अभी जल्दबाजी मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, सब जगह से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट जनरल पेपर फर्स्ट जो है करवाने की कोशिश रहेगी, डिपेंड करता है आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो कंटिन्यू चलती रहेगी क्लासेस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट वीडियो में बताया था हमारा ऐप है मैथ मेवेंस के नाम से, है ना, मैंने पहले भी कल आपको बताया था, मैथ मेवेंस के नाम से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, यही मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च करो, बहुत ही कम प्राइस में टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने ऐप बनाया है, कोई कोर्स वोर्स नहीं जाएगा ऐप के ऊपर, कोर्स सारा यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाया जाएगा। रिव्यूज हैं लोगों के, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको आपकी रैंक पता चलेगी। जैसे मान लो 1000 बच्चों ने एनरोल किया है तो उसमें आपको आपकी रैंक पता चलेगी, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग भी होगी टेस्ट में, एनालिसिस होकर आपको मिलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन ज्यादा वीक है, आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, एवरेज बच्चा कितना टाइम ले रहा है, आपने कितना टाइम लिया है, कितना बेटर कर सकते हो, ये पूरा एनालिसिस आपको देख के मिलेगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मैंने आपको दिए हैं, यानी कि जनरली टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया तो आपने एक बार कोई टेस्ट लगा लिया, अब आप बस उस टेस्ट को दोबारा रीड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे रहा हूँ। एक टेस्ट लगाने के बाद आपने उसके सारे आंसर्स पढ़ लिए, याद कर लिया, फिर आप दोबारा उस टेस्ट को लगा सकते हो उसी तरीके से, फिर दोबारा आपको नए मार्क्स जो होंगे आपके वो पता चलेंगे, तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स करके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फीचर इसीलिए मैंने दिया है। कंप्लीट कोर्स आपको फ्री मैं यूट्यूब पे करवाई दूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड मैं देना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे कमिंग सून लिखा आ रहा है।
अभी जो वीडियो ये आप देख रहे हो, आज डेट हो गई आपकी 1 अक्टूबर, 4-5 दिन और लगेंगे, ऑलमोस्ट कंटेंट तैयार हो चुका है, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा है। रीजनिंग के टीचर अपना कंटेंट बना रहे हैं, कंप्यूटर के सर अपना बना रहे हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के टीचर अपना बना रहे हैं, सारा कंटेंट अलग अलग टीचर्स को डिपार्टमेंट दे दिया है, सब अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं, और एक टाइपिस्ट बैठा दिया। भाई साहब आपकी अच्छी खासी टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है, थोड़ा सा वेट करो, बहुत कम प्राइस में दूंगा। इतना आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है एप्लीकेशन फीस को लेके भी बहुत बवाल हो रहा है, मैं खुद चाहता हूं कि कम हो जाए बच्चों के लिए, बट ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस आप देख रहे हो 2000 रुपए, फीमेल SC ST के लिए 500 रुपए। मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं, आपकी एप्लीकेशन फीस जितनी है इससे कम प्राइस पे, हाँ जी, इस एप्लीकेशन फीस से कम प्राइस पे, जो ये 1000-1500 एप्लीकेशन फीस है, इससे कम प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज दे दूंगा पूरे जनरल पेपर की। सिर्फ जो टीचर्स का, बाकी लोगों का, जो जो लोग इसके पीछे टेस्ट सीरीज के लगे हुए हैं, उन सब का खर्चा बस आप लोग मुझे दोगे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट, आपको पता होते हैं, MCQ जितने ज़्यादा मिल जाए उतने कम है। तो सभी सब्जेक्ट्स के आपको MCQ अवेलेबल करवा दूंगा, और कंटेंट ऐड होता जाएगा। जिस दिन टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, ऐसा नहीं है कि उतना ही कंटेंट है, और कंटेंट उसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो इस पर, थोड़ा सा वेट करो, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, कम प्राइस पे दूंगा, ये आपको पहले बता दिया मैंने। फॉर्म फीस जो है ना, फॉर्म फीस से कम प्राइस पे दे दूंगा, अब आप खुद आइडिया लगा लो कितने में मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा। ग्रेड ए कितने लोगों का है, B C D सारा आप देख सकते हो, किसके कितने मार्क्स हैं, रैंक आपको शो हो जाएगी, ग्रेडिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा ये लीडर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये सारे फीचर्स जो होते हैं जनरली ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कोई मेरे को यहाँ कोर्स नहीं बेचना अपना, ठीक है। ये अपने क्लास डिस्कस करते हैं, तो इसी पे रहते हैं। 46 नंबर क्लास में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ABC का क्या उद्देश्य है। देखो अभी आपको ABC बताया था मैंने, ABC की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी। ABC की फुल फॉर्म क्या होती है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये हमने अभी देखा है। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है ना, इसका मतलब क्या है, क्या ये छात्रों को ऋण देगा, यानी कि गिव लोन टू स्टूडेंट्स, क्या इसका ये पर्पज है। क्या इसका पर्पज डिपॉजिट एग्जाम फीस को डिपॉजिट करना है इसका पर्पज, जी नहीं। अभी मैंने समझा दिया तो आपको पता होगा। सर इसमें क्रेडिट्स का ट्रांसफर होगा, क्या इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, जी नहीं। ये क्रेडिट ट्रांसफर करने का एक सिस्टम है कि एक डिजिटली बैंक है जिसके अंदर आपके परफॉर्मेंस के क्रेडिट्स ऐड हो गए हैं, वो क्रेडिट आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, चाहे आप एक कोर्स से दूसरे में जाएं, सब्जेक्ट सेम रखें, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस चेंज करें, कुछ भी करें, आपके क्रेडिट्स आपके पास होंगे, हर जगह वो एप्लीकेबल होंगे जहां भी आप जाओगे। तो क्रेडिट का ट्रांसफर जो है इसमें किया गया है, किसमें, ABC में, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा वही आंसर कर पाएंगे, बाकी जो है उनको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। पूरा अगर डिटेल में आपने पढ़ा है तभी आंसर कर पाएंगे। हाउ मेनी वर्टिकल्स विल HECI हैव। HECI जो है, इसके कितने वर्टिकल्स होंगे, कहने का मतलब इसके कितने यूनिट्स होंगे, क्या क्या उनके नाम हैं, वो कौन कौन से हैं, उनकी हम बात करेंगे। सारी डिटेल आपको बताऊंगा इसी में। देखना, सबसे पहले तो हम देखते हैं HECI। ये HECI जो है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं HECI, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है हायर एजुकेशन, हायर ई का मतलब हो गया एजुकेशन, सो HE हायर एजुकेशन, CI कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो आपके सामने 10 क्वेश्चन बोला है उन्होंने NEP के आने चाहिए सिलेबस में, तो 10 में से आप ये मान के चलो भाई 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये फुल फॉर्म वाले जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो अब तक जितनी भी फुल फॉर्म मैंने बताई है वो सारी एक जगह नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि यही आपकी थ्योरी है और यही आपके MCQs हैं। बाकी अदर MCQs की प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल करवा दूंगा। HICI जो है ये क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये अपना हो गया HECI। उसके बाद देखो इसने पूछा इसके कितने वर्टिकल्स हैं, तो देखो वर्टिकल्स हैं इसके 4। कौन कौन सी बॉडीज है इसके अंडर में, मैं आपको वो बता देता हूं, फिर उनके फुल फॉर्म देखेंगे। एक है NHERC, क्या है, NHERC। एक है आपका NAC विच इज NAC। फिर है आपका HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल।
और फिर एक आपका आ जाएगा GEC विच इज जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो इन सब की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको बता देता हूं। तो ये 4 इसके वर्टिकल हैं बेसिकली। तो ऑप्शन तो सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी अदर जो डिटेल्स है वो भी हमें ध्यान रखनी है। पहला है NHERC, ये है नेशनल हायर एजुकेशन, नेशनल हायर एजुकेशन, नेशनल हायर एजुकेशन। RC का मतलब है रेगुलेटरी काउंसिल। क्या मतलब है? रेगुलेटरी काउंसिल, रेगुलेटरी काउंसिल। फिर है NAC, NAC आपका क्या होता है? नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल नेशनल एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है। अब इसकी जब फुल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें ऑप्शन में आपको सी की जगह कहीं काउंसिल दिख जाएगा, कहीं कमीशन दिख जाएगा, कहीं कमेटी आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको एग्जैक्टली टू द पॉइंट फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। फिर है आपका HEGC, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। HEGC आपका हो जाएगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। फिर है आपका GEC, GEC इज नोन एज जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है। तो ये 4 जो है वर्टिकल्स हैं अंडर HECI। तो ये आपको याद रखने हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। NHERC आपका हो जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC। NAC क्या हो जाएगा? NAC आपका नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। HEGC आपका क्या हो जाएगा? हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। फिर है GEC, GEC हो जाएगा जनरल एजुकेशन काउंसिल। फिर है आपका HECI विच इज नोन एज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंडर में ये 4 यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 48। अभी जो 48 है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्या पूछना चाह रहा है पहले रीड करते हैं। NETF का उद्देश्य क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NETF। तो ये NETF क्या है? सबसे पहले तो सर इस NETF की फुल फॉर्म बता दो तो हमें आगे कुछ समझ में आए। NETF ही नहीं पता होगा तो कैसे हम बता पाएंगे कि क्या मतलब है इसका, क्या नहीं है। नेशनल ई का मतलब हो जाएगा आपका एजुकेशनल, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है। ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी? NETF की। देख लेते हैं एक बार। NETF आपका क्या है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। अब ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था आपका NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो है इसके अंदर। अब इसके अंदर किसकी बात की गई है, इसका क्या पर्पस है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो इसका पर्पस बड़ा ही सिंपल सा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो एजुकेशन है ना, इसमें क्या बोला गया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन उसमें होना चाहिए एजुकेशन में। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, तकनीकी शिक्षा उसमें ऐड करनी पड़ेगी आपको। टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। एजुकेशन का क्या होना चाहिए? डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि इसमें लर्निंग सॉल्यूशंस जो हैं वो डेवलप किए जा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं एजुकेशन में जो इनको रिफॉर्म करने के लिए आपका NETF ने जो पर्पस रखे हैं अपने। क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए? तो इसके हिसाब से अपने देख सकते हैं। पहला है टीचर रिक्रूटमेंट। जी नहीं, टीचर रिक्रूटमेंट का काम NETF का नहीं है, इसका पर्पस नहीं है। डिजिटल एजुकेशन और टेक इंटीग्रेशन, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना है, डिजिटलाइजेशन करना है, लर्निंग बेस्ड स्टडी अपने को बनानी है। तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल ठीक लग रही है। आगे बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, जी नहीं। करिकुलम NCF पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। इसके लिए डिजिटल एजुकेशन एंड टेक इंटीग्रेशन विच इज डिजिटल शिक्षा और तकनीकी एकीकरण। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहना चाह रहा है सर ये? 49 में कह रहा है व्हाट इज द GER टारगेट फॉर द स्कूल एजुकेशन बाय 2030। स्कूल एजुकेशन में 2030 तक GER का लक्ष्य कितना है? तो GER का जो लक्ष्य था, GER का सबसे पहले तो मतलब समझ लेते हैं। GER का मतलब क्या है? सबको पता होगा जो स्कूल्स में ऑलरेडी टीचिंग करते हैं। GER गवर्नमेंट स्कूल में काफी टर्म पॉपुलर है। GER का मतलब है आपका ग्रोस एनरोलमेंट, ग्रोस एनरोलमेंट
ग्रोस एनरोलमेंट, आर का मतलब हो जाएगा रेशियो। सो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, देखो फुल फॉर्म आपको बहुत सारी बता दी मैंने, सारी नोट कर सकते हो एक जगह पे, ठीक है ना। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ये आपकी क्या होती है सर, जीईआर की फुल फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है उसको कितना टारगेट किया गया था, कितना टारगेट किया गया है एनईपी में कि 2030 तक हमें कितना ग्रोस एनरोलमेंट रेशो चाहिए, 100%, ठीक है ना। 100% अनरियलिस्टिक नहीं है, अचीव किया जा सकता है, देखते हैं रिपोर्ट्स आएंगी पता चलेगा कितना अचीव हुआ है कितना नहीं, लेकिन जो फिलहाल जीईआर टारगेट रखा गया है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का एनईपी 2020 में 2030 तक हमें 100% अचीव करना है। तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक मैंने यहाँ लिख दिया। ये पूछा जा सकता है कि 100% रेशो कब तक अटेन करने का टारगेट सेट किया है, तो 2030। किस चीज का किया है, एनरोलमेंट रेशो का, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो विच इज नोन एज जीईआर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लड्डू क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज द विजन स्टेटमेंट ऑफ एनईपी, एनईपी 2020 का विजन स्टेटमेंट क्या है, ध्येय वाक्य जिसको हिंदी में बोल देते हैं। टू मेक इंडिया अ सुपर पावर, मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, मेक इंडिया ओनली डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया डिफेंस पावर। तो ये थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन है। तो एनईपी की जब हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो इसका पर्पस बेसिकली क्या है, विजन स्टेटमेंट है इसका, मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। विजन स्टेटमेंट जो है इसका, विजन स्टेटमेंट वो क्या है, ट्रांसफॉर्म इंडिया, ट्रांसफॉर्म, आरएम, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल नॉलेज, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। यानी कि इसका जो विजन स्टेटमेंट है वो हो जाता है, भारत को, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ठीक है। ये चीज जो है इसका विजन स्टेटमेंट है आपका, किसका, एनईपी 2020 का। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एनईपी 2020 की बात कर रहा हूँ, उसके विजन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो दोनों आपको मैंने बता दिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईसीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, ईसीसीई, ई और लगा लो एक आगे, ठीक है। ECCE, इसका फुल फॉर्म बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पेडागोजी में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि एनईपी में ये आया है नया, पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम। ECCE, ECCE बेसिकली जो है ये आपका है अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। आरंभिक बाल विकास और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, नहीं नहीं डेवलपमेंट नहीं आएगा जी, नहीं। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखो वैसे तो जैसे भी चलो हिंदी इंग्लिश जो भी आप प्रेफर करते हो वो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, बट जनरली क्या है, जो फुल फॉर्म होती है ना उसको आप ऐसे ही याद करो तो ठीक है। बाय टर्म्स, ई का मतलब अर्ली, सी का मतलब चाइल्डहुड, सी का मतलब केयर और एजुकेशन, है ना। तो यहाँ से ये इजी हो जाता है याद करना एज कम्पेयर टू हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। बाकी देखो ये किस तरीके से, एवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो ये सारे कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से बनाते हैं, अच्छा खासा जो आता है वो भी भूल जाते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको जो फुल फॉर्म है वो सारी की सारी तो रट ही लेनी है, ठीक है ना। तो डी पॉइंट जो है इसका हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 51 का। आगे बढ़ते हैं 52 पे, क्या पूछना चाह रहा है 52 में, थोड़ा सा लेंदी बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विच इज नोन एज एफएलएन। एफएलएन मैंने आपको पहले भी बताया था, कल की क्लास में डिस्कस किया था हमने। एफएलएन का मतलब क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल, एल का मतलब है लिटरेसी साक्षरता, एंड एन का मतलब है न्यूमरेसी संख्या ज्ञान, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, फाउंडेशनल आधारभूत, आधारभूत साक्षरता
और नंबर का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान उसे होना चाहिए, है ना। तो क्या पूछना चाह रहा है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विच इज नोन एज FLN मिशन के अनुसार किस कक्षा तक के बच्चे पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका इंग्लिश वर्जन बेसिकली ये क्या पूछना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN अप टू विच क्लासेस शुड द चिल्ड्रन एक्वायर रीडिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी स्किल। तो बेसिक न्यूमरेसी स्किल ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई है, ये 3 चीजें जो है कंफ्यूज करती है, तीनों आपको याद रखनी है। एक तो वोकेशनल एजुकेशन, एक तो क्या बताया है आपको, वोकेशनल एजुकेशन, एक है आपका मदर लैंग्वेज या मदर टंग। मदर टंग में जो आपकी एजुकेशन है वो कब क्लास तक होगी, किस क्लास तक होगी, और एक है आपका बेसिक रीडिंग एंड न्यूमरेसी स्किल, बेसिक रीडिंग एंड न्यूमरेसी स्किल अंडर FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंदर। तो ये तीनों चीजें जो है हमें डिस्कस करनी है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी वैसे भी बता चुका हूं कि इसमें जो वोकेशनल है ये तो है आपका फ्रॉम क्लास 6, कब से है, फ्रॉम क्लास 6, ये कब तक है, मदर टंग है टिल क्लास 5। और FLN जो है इसमें बेसिक रीडिंग एंड न्यूमरेसी स्किल जो है ये कहाँ तक है आपका, क्लास 3, क्लास 3 तक बच्चे को बेसिक न्यूमरेसी और रीडिंग स्किल जो है उसके अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, टिल क्लास 3 इतना तो हो जाना चाहिए काम। तो ये तीनों चीजें आपको कंपेयर करके याद रखनी है, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 6, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी क्लास हम यूज कर रहे हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमसे FLN के बारे में, बेसिक न्यूमरेसी और एक्वायर्ड रीडिंग की बात की है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए वो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लास 3 वाला, है ना। FLN हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, कल भी आपको बताया था मैंने, निपुण भारत मिशन जो हमने पढ़ा था, कौन सा, निपुण भारत मिशन। तो निपुण भारत मिशन जो है उसके अंडर भी हमने FLN को स्टडी किया था। आगे मैंने क्वेश्चन डाला है इसका, अभी इसके डिटेल ज्यादा नहीं बताऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे काफी बता दिया। आगे क्वेश्चन डाला है, आएगा तब मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। देखो 53 नंबर में क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। ये पूछना चाह रहा है हमसे कि रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच अ टीचर इज सीन एज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पेडागोजी में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो रचनावादी शिक्षण पद्धति है, टीचिंग अप्रोच CTA की जब हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच, इसमें जो टीचर होता है ना वो एक फैसिलिटेटर होता है। ठीक है ना, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जिसको कहते हैं सुगमकर्ता। कि जब आप बच्चे में ये बता रहा था कि जब आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रचनावादी क्रिएशन करना चाहते हैं, तब टीचर ही अगर सारी टीचिंग कर देगा तो बच्चा खुद से कोई थिंकिंग कर नहीं पाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव। तो अगर उसको क्रिएटिव बनना है तो उसको हमें फ्री छोड़ना पड़ेगा, फ्री थिंकिंग वहां पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फ्री थिंकिंग होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं अमूर्त, हिंदी में क्या कहते हैं, अमूर्त। तो एब्स्ट्रैक्ट जब वो सोचेगा, जब उसकी क्रिएटिव थिंकिंग होगी, जब उसका फ्री माइंड होगा, जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इस अप्रोच को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच। यानी कि वहां पे जो टीचर है ना वो सारी टीचिंग खुद नहीं करेगा, वो बस वहां पे एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा। यानी वो एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत बीच में पंप दे दिया, थोड़ा बहुत उसको आइडिया दे दिया, थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दी जहां वो फंस रहा है ना। कंप्लीट टीचिंग वहां पे नहीं होती। क्या वो एक वर्कर का काम करता है टीचर, जी नहीं। क्या टीचर सिर्फ ऑब्जर्वर का काम करेगा, जी नहीं। क्या वो इंस्ट्रक्शन देगा, जी नहीं। फैसिलिटेटर होगा टीचर, वहां पर क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा, एक सुगमकर्ता होगा, है ना। तो ये हमारा 53 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, पॉपुलर क्वेश्चन है, जो लोग ऑलरेडी काफी टाइम से ये चीजें पढ़ रहे हैं वो फेमिलियर होंगे इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट अध्ययन सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है। द कंटेंट अवेलेबल ऑन दीक्षा पोर्टल इज प्रिपेयर्ड बाय। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं सर ये दीक्षा, दीक्षा कौन है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दीक्षा की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई थी, अभी इसी क्लास में बताया था। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर नॉलेज
शेयरिंग। कैपिटल में इसीलिए लिखा है मैंने ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। डी का मतलब हो गया डिजिटल, आई का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, एसएचए का मतलब है शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये जो दीक्षा है, ये पोर्टल बेसिकली एक ऐप है। ऐप जो लॉन्च किया था वो किसने किया था आपका, देखो इसमें जो दीक्षा है ना, दीक्षा में बेसिकली आपका ये ध्यान रख सकते हो आप, एक तो आपका एनसीईआरटी और एक आपका हो जाएगा एमएचआरडी, जिसका अभी जो नाम है वो है एमओई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एमओई हम पढ़ चुके हैं ना, मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम कर दिया गया है इसका। एमएचआरडी का क्या नाम कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया है किसका, एमएचआरडी का। एमएचआरडी कब किया गया था, 1985 में, उससे पहले भी ये शिक्षा मंत्रालय था। 85 में एमएचआरडी कर दिया और अब 2020 में वापस इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया, एनईपी 2020 में। उसके बाद बात आती है एनसीईआरटी की। तो मैं ये कह रहा हूँ जो दीक्षा पोर्टल है ना, दीक्षा पोर्टल की जब कभी बात आएगी तो दो चीजें आपको याद रखनी है, दो इंस्टीट्यूशन है, एक एनसीईआरटी और एक आपका एमएचआरडी, इन दोनों ने मिलकर ये डेवलप किया है आपका। और अगर ऐप की बात करें स्पेसिफिकली तो ऐप आपका डेवलप्ड बाय एमएचआरडी। ऐप जो डेवलप किया है मोबाइल ऐप की मैं बात कर रहा हूं, तो मोबाइल ऐप की मैं बात कर रहा हूं। मोबाइल ऐप किसने डेवलप किया है आपका, एमएचआरडी ने ये मोबाइल ऐप डेवलप किया है। कौन सा, दीक्षा की जो मैं बात कर रहा हूं। और क्या क्या काम है सर दीक्षा में, दीक्षा की अगर हम बात करें, इसका स्टेटमेंट क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है दीक्षा का, दीक्षा का ध्येय वाक्य क्या है, आवर टीचर आवर हीरो, आवर टीचर्स आर आवर हीरो, ये इसका विजन स्टेटमेंट है, जिसको मैं लिख सकता हूं हमारे शिक्षक हमारे नायक, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है अगर पूछ लिया जाए तो, हमारे शिक्षक हमारे नायक। किसकी बात कर रहा हूं मैं, दीक्षा की। यहाँ पे जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, दीक्षा की। फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी, एनसीईआरटी और एमएचआरडी ने मिलकर इस चीज़ को डेवलप किया है। और एमएचआरडी ने जो है इसका मोबाइल ऐप भी बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम है एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। और इसका जो विजन स्टेटमेंट है वो है आपका आवर टीचर्स आवर हीरो, यानी कि हमारे शिक्षक हमारे नायक। और इसके अंदर क्या क्या है, और आपको अगर मैं इसमें बताऊं कि दीक्षा जो लॉन्च किया था ये दीक्षा पोर्टल, वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति आपके लॉन्च कब हुआ था, पहले तो डेट देख लो, लॉन्च हुआ था आपका 5 सितंबर 2017। अब आपको कि सर एनईपी तो 2020 की है, तो ये 2017 वाली चीज इसमें कैसे आ रही है, अभी देखो रिलेट करके समझाऊंगा कि दीक्षा का रिलेशन क्या है एनईपी से। लॉन्च हालांकि पहले हुआ था 5 सितंबर 2017 को, वाइस प्रेसिडेंट जी ने किया था। उस टाइम कौन थे वाइस प्रेसिडेंट 17 की मैं बात करूं, वेंकैया नायडू। कौन थे आपके, वेंकैया नायडू जी थे आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो ये चीज आपको पता होगी, वाइस प्रेसिडेंट आपके थे वेंकैया नायडू। तो इन्होंने जो है ये लॉन्च किया था। इतनी बात समझ में आ गई। और सर क्या क्या ध्यान रख सकते हैं दीक्षा के बारे में, ये चीज आपको मैंने बता दी। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं इसमें, चलो वो मैं आगे बता दूंगा। लैंग्वेज लिख ही लो, चलो 36 लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल है इस पर। कितनी लैंग्वेज में, 36 भाषाओं में कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। किसने डेवलप किया, एनसीईआरटी एमएचआरडी। एमएचआरडी ने मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। कब किया, 5 सितंबर 2017। स्टेटमेंट क्या है, अवर टीचर अवर हीरो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया सारा। चलो अब मैंने एक चीज आपको बताई थी इसी में मैंने आपको एक आगे बताया था, निष्ठा। निष्ठा कल भी मैं डिस्कस किया था आपसे। निष्ठा जो है मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास जिसने देखी है उसको पता होगा। एक सेकेंड, निष्ठा। तो ये जो निष्ठा प्रोग्राम है NISHTH है, तो पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ निष्ठा, जिन्होंने कल की क्लास मिस कर दी उनको नहीं पता होगा निष्ठा। निष्ठा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। निष्ठा जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, निष्ठा जो है आपका, ये आपका क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, SH का मतलब स्कूल हेड्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म, जो कि मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, है ना। कल की क्लास में हमने ये चीज डिस्कस की थी। निष्ठा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स,
NISHTHE। तो ये जो निष्ठा प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ सर, इसका इससे क्या कनेक्शन है, सब बताऊंगा। ये आपका जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 21 अगस्त 2019, इस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था। तो सर ये तो दोनों ही बातें एनईपी से पहले की है, तो इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन ये है, एनईपी जब आई थी तो एनईपी में क्या किया गया था कि ये जो आपका दीक्षा निष्ठा है, निष्ठा को दीक्षा से जोड़ दिया गया। कब? 16 अक्टूबर 2020। तो यहां पर आपका किसका रोल आ गया? एनईपी का रोल आ गया। देखो एनईपी 2020 का, तो दोबारा इनका डिस्कशन किया गया। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? द कंटेंट अवेलेबल ऑन दीक्षा पोर्टल इज प्रिपेयर्ड बाय। तो कंटेंट किसने प्रिपेयर किया है? अभी बताया मैंने, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया है। कंटेंट जो है वो किसने प्रिपेयर किया है आपका? सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने। हाँ सही है ना, एनसीईआरटी। कंटेंट की बात पूछी है मैंने, ऐप पढ़ लिया। ऐप जो है, ऐप किसने डेवलप किया है? एमएचआरडी ने। कंटेंट की बात कर रहा है तो कंटेंट कौन प्रिपेयर करता है? एनसीईआरटी करती है। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है, ये तो पता ही होगी सबको, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी जो है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप वो नोट कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 10-10 चीजें मैंने बता दी, तो एक के 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक है। रिपीट करता हूँ, याद हो जाएगा। दीक्षा पोर्टल जो है फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, मोबाइल ऐप है, डेवलप्ड बाय एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। 1985 में इसका नाम रखा था, ये शिक्षा मंत्रालय से चेंज करके अब 2020 के बाद इसका नाम दोबारा से क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू 5 सितंबर 2017 को। निष्ठा का बता दिया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। 21 अगस्त 2019, 16 अक्टूबर 2020 ये डेट याद रखनी है। एनईपी 2020 से इसको रिलेट करके दोनों को जोड़ दिया गया था, दीक्षा और निष्ठा को। 36 लैंग्वेजेस में इसमें कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन सी क्लासेस के लिए है सर? क्लास फर्स्ट से लेकर के आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी तक, फर्स्ट से लेकर 12th तक, फिर बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, जो भी आपकी पीजी है, इतना कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल है। आप खुद भी सर्च कर सकते हो दीक्षा, अगर आपको कभी कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए, हर कोई एक्सेस कर सकता है। आप अपनी आईडी बनाओ, नॉर्मल उसमें लॉगिन हो जाता है और दीक्षा ऐप आप डाउनलोड करके ये कोई भी आपको कंटेंट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का 36 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका आप यूज कर सकते हो। दिस इज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी विच इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार, आई थिंक आपको इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। निपुण भारत के बारे में भी मुझे बहुत बातें करनी है। निपुण भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? व्हेन वाज द निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च्ड? लॉन्च कब हुआ था निपुण भारत? तो सबसे पहले तो ये निपुण भारत है क्या? क्या ये हिंदी वाला निपुण है? जी नहीं, निपुण, निपुण की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे सर? अभी बता देता हूँ, नोट कर लो। नेशनल, अगेन नेशनल से स्टार्ट करते हैं हम। एन का मतलब नेशनल, एन का मतलब हो जाएगा इनिशिएटिव। अगेन यहाँ कैसे फंसाएगा? कहीं दे देगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं दे देगा इंस्टीट्यूट, कहीं दे देगा इनिशिएटिव, तो हमें किसके साथ जाना है? इनिशिएटिव। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर, पी का मतलब है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद, अब आगे है यूएन। तो यूएन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग विद, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म। थोड़ा सी रिपीट करता हूं मैं, जिसको नहीं समझ में आई दोबारा देखेंगे। एन का मतलब हो गया नेशनल, आई का मतलब हो गया इनिशिएटिव, पी का मतलब हो गया आपका फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद, यू का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग, एन का मतलब हो गया न्यूमरेसी। तो ये इन रीडिंग विद थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। फुल फॉर्म देखो ऐसे ही होती है, बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं चलता है काम की। आर इसमें क्यों नहीं डाला? थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगता है, निपुण ऐसा बना दिया फुल फॉर्म, आर नहीं डाला बीच में, कोई बात नहीं। निपुण, निपुण क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये हमें ध्यान चलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है फुल फॉर्म को। फिर ये जो निपुण भारत कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, ये लॉन्च कब हुआ? तो देखो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ये 2020, 2019, 22, 21, तो एनईपी के तो बाद ही काम हुआ है, तो होना तो इन दोनों में से कोई चाहिए। तो कब है इसकी एग्जैक्ट डेट? वो आप याद रखोगे, 5 जुलाई 2021, 5th ऑफ जुलाई 2021, ये है इसकी डेट जो आप सबको रखनी है याद। कब लॉन्च किया गया?
5 जुलाई 2021 को। तो हमारा जो आंसर है वो तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, 5 जुलाई 2021। अब इसमें और क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको उसकी बात कर लेते हैं। निपुण भारत के अंदर लॉन्च कब किया गया वो आपको मैंने बता दिया। कब लॉन्च किया गया, 5 जुलाई 2021 को। इसमें 5 लेवल्स हैं। क्या है, 5 लेवल है, 5 स्तर पर क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस की गई है। 5 लेवल के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो 5 लेवल कौन कौन से हैं सर, अभी बता देता हूँ। पहला तो हो गया आपका नेशनल लेवल। निपुण भारत मिशन को नेशनल लेवल पे किया जाएगा सबसे पहले इम्प्लीमेंट। नेशनल, नेशन के बाद क्या आता है आपका स्टेट, स्टेट के बाद आपका क्या आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका क्या आता है ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद आपका आ जाएगा स्कूल लेवल पर। तो ये 5 लेवल जो है इसके आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि सबसे पहले इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा, फिर आपका आ जाएगा राज्य स्तर, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला आ जाएगा, ब्लॉक तो आपका ब्लॉक ही होता है, ब्लॉक खंड कह देते हैं हिंदी में, खंड, ठीक है, और स्कूल तो आपका स्कूल है ना, स्कूल तो आपका स्कूल है ही। तो ये 5 लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। निपुण भारत की जब हम बात करते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रीडिंग में, लेकिन उसके साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग हमें न्यूमरेसी की तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। न्यूमरेसी तो मैंने एफएलएन में भी डिस्कस करवाया था, यहाँ भी है। फिर इसको ये कह दिया जाता है कि जो निपुण भारत ये जो प्रोग्राम है इसके पार्ट्स कितने हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 17 पार्ट्स, 17 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं, 17 भाग। तो ये 17 भाग आपको याद नहीं रखने हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर जैसे यही सारी बातें हैं, जैसे एक इसका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर इसमें हमें प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग चाहिए, फिर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर न्यूमरेसी करनी है, फिर लिटरेसी को अच्छा करना है, ऐसे करके 17 पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो वो 17 पॉइंट्स जो है ऑब्वियसली इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो वो 17 ऐसे लाइन से किसी को याद भी नहीं रहेंगे, तो वो आप स्किप कर सकते हो। ज्यादा आपको डिटेल में देखना है तो या तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 300-400 पेज की पूरी पीडीएफ होती है इसकी, वो आप देख सकते हो, वरना जो कंटेंट मैंने निकाल के दिया है उतना भी आप कर सकते हो, मोर देन इनफ है। तो निपुण भारत, ठीक है ना, कोई भी आप किसी की भी क्लास लोगे, कोई भी कंटेंट आप एनईपी से रिलेटेड पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार उस वीडियो में जो जो चीजें सर ने पढ़ाई थी वो सारी की सारी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ छूट जाएगा, जो थोड़ा बहुत कुछ होगा इधर उधर वो मैं टेस्ट सीरीज में आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड कर ही दूंगा, है ना। तो ये आपका निपुण भारत हो गया, ये मैंने डिस्कस करना था, मैंने आपको बता दिया। 55 का ऑप्शन ए हो गया। 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे। 56 में क्या कह रहा है, निपुण भारत योजना किसके द्वारा आरंभ की गई है, हु लॉन्च्ड द निपुण भारत स्कीम। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो निपुण भारत स्कीम है वो किसने लॉन्च की है। पहले तो एमएचआरडी नाम होता था, लेकिन अब नाम क्या कर दिया गया है इसका, एमओई, है ना। और 2021 में लॉन्च हुआ था निपुण भारत, आपको पता है। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या नाम हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 56 का ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें। आगे बढ़ते हैं। 57 में क्या कह रहा है, निपुण का पूरा नाम बताइए। अभी अभी जस्ट बता के हटाऊं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण। निपुण का पूरा नाम क्या है, निपुण, निपुण आपका हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो पहला ही सही है। अब देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है, नेशनल इंटेलिजेंट फॉर प्रोफिशिएंसी, तो ये इंटेलिजेंट वर्ड गलत आ गया। नॉर्थ इनिशिएटिव, जी नहीं, कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। फुल फॉर्म में कभी होता है क्या ऑल ऑफ द अबव, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 में क्या कहना चाह रहा है, 58 में कह रहा है निपुण भारत कार्यक्रम कितने स्तरों पर क्रियान्वित किया जाएगा, एट हाउ मेनी लेवल्स विल द निपुण भारत प्रोग्राम बी इम्प्लीमेंटेड। तो मैंने आपको बताया है 5 लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले नेशनल हो जाएगा आपका, फिर आपका क्या हो जाएगा, नेशनल के बाद आपका स्टेट वाइज हो जाएगा, फिर स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा, और फिर स्कूल लेवल पे तो इसको इम्प्लीमेंट करना ही है ना। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। 5 लेवल्स, कितने लेवल्स है, 5 लेवल्स। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन ए जो है 58 का, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस क्लास। 59, निपुण भारत योजना के संबंध में असत्य कथन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द निपुण भारत स्कीम। निपुण भारत स्कीम के लिए कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। थोड़ा सा आप इसको जूम करके देख सकते हो अगर किसी को लग रहा है तो। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जूम करने की, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या हिंदी इंग्लिश में थोड़ा यही इशू आता है,
चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक स्लाइड में आ ही नहीं पाती। थोड़ा बाइलिंगुअल की डिमांड आ रही थी, इसीलिए मैंने ये करने की कोशिश की। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अब थोड़ा विजिबल होगा, आप अपनी स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हो, यूट्यूब पे अच्छा खासा जूम का ऑप्शन है। बाकी वीडियोस मेरी 4K में शूट करता हूँ मैं, तो आप कितना भी जूम करो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी क्वालिटी आपको हमेशा मिलेगी वीडियोस में। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पूछना चाह रहे हैं, निपुण भारत में कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 17 इसमें वो किए थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है, उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा जैसे कि मैंने बताया था। बट नहीं भी करते तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, क्योंकि इसमें देख के समझ में आ जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है ये, एक लड्डू क्वेश्चन है, बेसिक आपको जो समझना है। क्या कहना चाह रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करना है। यानी ये FLN की बात कर रहा है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इट्स मेन एम टू डेवलप फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो सही है, इसने इनकरेक्ट पूछा है, इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। इस योजना के माध्यम से 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना की क्षमता विकसित करना इसका एम है। बाय 26-27 स्टूडेंट शुड अचीव FLN स्किल्स बाय द एंड ऑफ क्लास 3। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास 3 का भी क्वेश्चन बताया था, FLN स्किल्स का भी बताया था और ईयर का भी बताया था। कल हमने क्वेश्चन किया था, वहां पे ऑप्शन में ये था नहीं, तब मैंने कहा था इसके जो क्लोज है 2025-26 मैंने वहां टिक करवाया था, और मैंने ये भी बताया था कि 2026-27 जो है उसका मेन टारगेट है, कि मेन एम जो है 2026-27 तक कक्षा 3 तक क्लास 3 तक जो हमें ये गोल है उसको अचीव करना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। तो क्या ये बच गया, जरूरी नहीं है ये गलत, तो इसको भी पढ़ते हैं पहले। यह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शुरू हुई और शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा लागू होगी। तो बिल्कुल सही है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही तो शुरू हुई, मैंने आपको बताया ना, NEP 2020 के अंदर ही तो इसको हमने ऐड किया है निपुण भारत को, जो कि आपका था 5 जुलाई, किसका, 5 जुलाई 2021। तो बिल्कुल सही है, उसके बाद ही हुआ है। तो ये तो सारे ही सही है, सारे ही सही है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या पूछना चाह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बता चुका हूं मैं आपको कि निपुण भारत योजना को सरकार द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अभी अभी आपको बता के हटाऊं, 17 भाग हैं इसके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट, अच्छा एक और है, एक और है सॉरी, 61 में कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों में कौन शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ NEP 2020। चलिए देखते हैं, शिक्षा को लचीला बनाना, मेक एजुकेशन फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही, एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। गुणवत्ता शिक्षा, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, ऑब्वियसली हमेशा चाहिए। FLN तो आपका है ही है। तो सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे ऑप्शन सही है। हाँ जी, हाँ चलो, ये लास्ट था, इसका मतलब ये लास्ट था। हाँ जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। लास्ट वीडियो पे भी अच्छे व्यूज थे, बट लाइक और शेयर के बहुत ही कम वहां पे क्लिक हो रखे थे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे जरूर अप्रिशिएट करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। शेयर कैसे करना है आपको बता चुका हूँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप इसे जरूर शेयर कीजिए। आपसे मैं कुछ नहीं ले रहा, बदले में बस इतनी चीज चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे आपको ऐसा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। अभी मैं इसकी एक क्लास और लूंगा, क्लास 3 जो है, मैं NEP की एक और क्लास लूंगा, थोड़े और क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं, थोड़े टॉपिक और हैं, जिससे कि आपके 100 के अप्रोक्स जब क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 100 प्लस क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज में भी इसके दूंगा अच्छे अच्छे, ठीक है ना, कुछ आपको और नए क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, तो अच्छा खासा आपका NEP तैयार हो जाएगा। तो ये 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। जरूरत पड़ेगी तो एक थ्योरी की क्लास और ले आऊंगा, और उसमें कोई डिटेल आपको अगर अच्छी लगे तो और रट सकते हो। मेन बाकी जितना मैं यहाँ MCQs में बता रहा हूँ इतना मोर देन इनफ है मेरे अकॉर्डिंग, तो है ना। कोई भी आप थ्योरी उठा के देख लो, आपको ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलेगी कि हाँ यार वाकई में सारे MCQs में हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया। इस बार बाइलिंगुअल की डिमांड थी, बाइलिंगुअल भी प्रोवाइड कर दिया, तो आई थिंक आपको ये लाइक शेयर कमेंट करने में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आप लाइक करिए, शेयर किए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग।